बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम एंड ऑफ कोर्स हमारी जब लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो हम 13 अगस्त को तैयारियाँ कर रहे थे 14 अगस्त की। 14th की आपने हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग देखी, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन की एंड साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं रबीउल अव्वल का भी आगाज़ हो गया। और आज जैसे कि आप सब जानते हैं आज 3 यानी कि 3 रबीउल अव्वल का बाबरकत महीने का की डेट है। तो जैसे कि आप जानते हैं हम जब भी बात करते हैं रबीउल अव्वल की तो हमें याद आती है और कैसे ना आए हर लम्हे हमारी सांसों का, हमारी दिल को की धड़कनों का, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो कैसे हो सकता है कि हम अपने प्यारे नबी पाक के बारे में ना सोचें, दरूद पाक ना पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात और पॉजिटिव कामों की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। सो व्यूअर्स देखिए, हम हमेशा जब बात करते हैं रबीउल अव्वल की तो ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मोहब्बत रसूल, उनकी शान, उनकी तालीमात पे अमल करने का पैगाम ही ये माह मुबारक हमें देता है। और व्यूअर्स आपकी आमद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह बनकर आई और आपने लोगों को जहालत के अंधेरों से निकाला। आपकी सारी ज़िंदगी मुसलमानों को, इनफैक्ट पूरी दुनिया के इंसानों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन के, एक बेहतरीन इंसानियत का नमूना बन के आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया। अगर आपकी पर्सनैलिटी की बात की जाए तो आपके हुस्न सलूक को अगर आप देखें, जो आपका अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ था, हमसायों की तरफ था, आउटसाइडर्स की तरफ था, जहाँ तक कि काफिरों तक के साथ जिस खूबसूरत और प्यारे अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आते थे, आप व्यूअर्स ऐसा एग्ज़ाम्पल इंसानियत का कहीं देखते ही नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जिन पे दुनिया के लोगों ने कितने को जुल्म और कितनी को नाइंसाफ़ियाँ करने की कोशिश, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बड़ी सपोर्ट थी अल्लाह ताला की और हक़ की। सो व्यूअर्स, हम अक्सर जो है वो रोल मॉडल के तौर पे या एग्ज़ाम्पल के तौर पे बहुत से डिफरेंट लोगों को और पर्सनालिटीज़ को रखते हैं, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी में अगर मैं ये कहूँ कि चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इंसानियत का एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो ये बात इनकरेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इवन नॉन मुस्लिम्स ने जो किताबें लिखीं उन किताबों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परफेक्ट मैन यानी कि एक परफेक्ट इंसान, बेऐब इंसान का एक एग्ज़ाम्पल बना के प्रेजेंट किया गया। तो फिर व्यूअर्स, इन सब चीज़ों को जानते हुए हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बातें करना, दरूद पाक पढ़ना, या फिर उसके साथ साथ जो एक और बहुत अहम काम है वो भी करना, और वो है ख़ुद एहतसाबी, और जिसको हम अंग्रेज़ी में सेल्फ़ एनालिसिस और सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी भी कहते हैं, कि आखिर हम क्या कर रहे हैं। क्या जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की, दूसरों की गलतियों को दरगुज़र करके जिस तरह माफ़ करते थे, क्या हम उस तरह से लोगों को माफ़ करते हैं? क्या हम बच्चों के साथ मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जी रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी की तरफ कोई अगर देखे तो वो ये कहे कि यार ये तमाम इंसानियत के लिए ना, इंसान जो है ना बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है, या इसने एक्चुअली अल्लाह ताला की एंड देन ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो किया। हमने अपना नंबर कहाँ पे रखना है? अब नंबर से मुराद ये कि जैसे अगर 0 से 10 तक लेके नंबरिंग हो रही है हर इंसान की,
और हमारे आमाल, हमारा बिहेवियर, हमारे रवैये, हम किस तरीके से बिज़नेस में डीलिंग करते हैं, ख़ानदान वालों के साथ, हमसायों के साथ रवैये, माँ बाप के साथ, इन सब चीज़ों के जब हम मजमूए को देखते हैं तो क्या हम एक अच्छा इंसान हैं और क्या हम एक अच्छा इंसान बनने के लिए सारे एफ़र्ट्स कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा हर इंसान के लिए टेस्ट है। व्यूअर्स देखें, नफ़रत से नफ़रत का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब आप नफ़रत से मोहब्बत का जवाब देते हैं और जुल्म का जवाब इंसानियत से देते हैं और इंसाफ से देते हैं। देखें, जुल्म का जवाब अक्सर जल्लादी से दिया जाता है, नास्टीनेस से दिया जाता है, और इंसान इस पोजीशन में होता है कि वो बदला ले ले, लेकिन उनमें भी अफजल वो है जो बदला लेने के बावजूद, बदला लेने की ताकत या कुव्वत रखने के बावजूद भी बदला नहीं लेता, दरगुजर करता है और अपने मामलात डायरेक्टली अपने रब को सौंप देता है कि या अल्लाह ताला, ये मामला मैंने तेरे हवाले किया, तू ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, जो आपको लगता है वो फ़ैसला या सज़ा आप दीजिएगा, मैं इस मामले को आपको सौंपता हूँ। ये ज़िंदगी में मैंने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। आज सुबह ही उठते हुए मैंने एक वीडियो, वैसे ही बेसाख्ता बेड में लेटी हुई थी, तो मैंने एक वीडियो बना के अपने इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक वगैरह पे अपलोड की, और बेसिकली वो कुछ मंडे मॉर्निंग म्यूज़िक मैंने लिखा, और उस मंडे मॉर्निंग म्यूज़िक में मैंने कहा क्या कि व्यूअर्स, हम सबको इतना शौक़ है हर किसी की ज़िंदगी के बारे में कमेंट करना। मुझे भी कल रात को किसी को बड़ा लंबा सा एक चिट्ठा लिखा और डीएम किया, और बाय द वे व्यूअर्स, मैं पढ़ती हूँ आपके डीएम्स अपने इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक वगैरह पे। आप लोगों ने डीएम किया कि आप ही एक बात बताएं कि आप जो बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं उन पर बात नहीं करती। व्यूअर्स, गाज़ा का इशू था, मैंने उस पर पोस्ट किया, मैंने उस पर कॉमेंट किया। जब हमारे कश्मीर के मामले पर तो आपको पता है कॉन्स्टेंटली मैं कॉमेंट करती हूँ। पोलियो से रिलेटेड अवेयरनेस हो, कोई बीमारी हो, कोई इदारा अच्छा काम कर रहा हो, मैं ज़रूर उसके बारे में पोस्ट भी लगाती हूँ, कमेंट भी करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं नेगेटिव वायरल टॉपिक्स पे कमेंट नहीं करती, क्योंकि मुझे सिर्फ एक साइड ऑफ द स्टोरी पता होती है जो किसी ने वायरल की होती है। जब तक आपको पूरी बात का पता नहीं होता, आप कैसे खुद ही जज बन सकते हैं और खुद ही जुरर बन सकते हैं? यानी खुद ही आपने अपना कोर्ट कचहरी का केस खोला और खुद ही आप लोगों ने आपस में फ़ैसला कर दिया, तो फिर कानून की क्या ज़रूरत है व्यूअर्स? फिर जजेस की क्या ज़रूरत है? फिर जुडिशल सिस्टम की क्या ज़रूरत है? सो अल्टीमेटली व्यूअर्स, हम जब लोगों की ज़िंदगियों पे भी कमेंट करते हैं तो तब भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले ही कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी, तो किसी ने कहा हाँ उस फलां बंदे के साथ ना बहुत अच्छा हुआ, वो बात ही बड़ी वायरल हो गई। मैंने कहा हाँ, शायद उस बंदे के साथ आपकी नज़र में अच्छा हुआ होगा, लेकिन उसके जो बच्चे हैं, जो उसकी बीवी है, जो उसके ख़ानदान वाले हैं, जो उसके इर्द गिर्द वाले हैं, गलती एक इंसान ने की, जलील पूरा ख़ानदान हो गया। अब यानी कि एक कसूरवार इंसान को हम लोगों ने फ़ील किया कि हम पब्लिकली उसको इंसल्ट करते हैं, जलील करते हैं या उसका एक तमाशा बनाते हैं, और हम कहते हैं कि उसने भी गलत किया तो हमने बिल्कुल ठीक किया, हमने उसको वायरल कर दिया। चलें ठीक है, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, उसकी बीवी, उसका शौहर, जो भी इंसान है, उनकी औलाद और उनसे कनेक्टेड सारे लोग जो पूरी दुनिया में उस एक मामले की वजह से बदनाम हो जाते हैं, उनका मजाक बन जाते हैं। तो व्यूअर्स, ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड वेब पे तो जो चीज़, तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने की बात कर रहे हैं, तो इस माह मुबारक में हम एक फ़ैसला क्यों नहीं कर लेते कि हमने लोगों के बारे में फजूल बातें नहीं करनी है, हमने लोगों के बारे में गलत बातें वायरल नहीं करनी। असल में व्यूअर्स, कुरान मजीद में हमें बड़ा ब्रिलियंट गाइडेंस दिया गया है। आप अगर ये देखें कि हमें तो ये भी कहा गया है कि किसी इंसान के बारे में ग़ीबत करना या उनके बारे में गलत रूमर्स फैलाना, उनके साथ ज़्यादती करना, उसको कनेक्ट किया गया है अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाने से। अगर मैं कोई बात ज़रा सी आगे पीछे कह रही तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा व्यूअर्स। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि कोई भी इंसान अपने भाई का मुर्दा गोश्त खाना तो नहीं पसंद करेगा ना, तो फिर हम क्यों अपने ही भाई बहनों को, मुस्लिम भाई बहनों को, नॉन मुस्लिम भाई बहनों को, इंसानों को क्यों हम पब्लिकली इस तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं?
ये भी तो वही वाली बात हो गई ना कि किसी का आपने पेट नंगा पूरी दुनिया के सामने कर दिया, और एक बंदे ने उठा के पत्थर फेंका तो आपने भी एक बोरी भर के पत्थरों की उठा के सारी अवाम ने फेंक के मारनी शुरू कर दी। भाई पहले चेक तो कर लो, पूछ तो लो, इंक्वायरी तो पूरी मुकम्मल होने दो कि वो मामला सच है कि झूठ। तो व्यूअर्स, इस माह मुबारक में अपनी इस्लाह ऑन अ पर्सनल लेवल हमने अगस्त की शुरुआत में बात की आगाज़ की कि हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं, नेशन बिल्डिंग पे कैसे काम कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ हमारा फोकस रहे मैं जुगन काजिम बेहतर कैसे हो सकती है, सईदा मेहरबानो काजिम, जुगन काजिम, मैं कैसे बेहतर इंसान बन सकती हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगी ना, मेरे इर्द गिर्द वाले भी ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं भी ठीक होंगे तो मैंने अपनी कब्र में जाना है, कम से कम मैं अपने अमाल और लोगों की दुआएं लेके जाऊंगी, बद दुआएं लेके नहीं जाऊंगी, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके नहीं जाऊंगी। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ नूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ नूर, मुझे अक्सर लगता है कि इवन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, इवन एंकर्स, हम लोग बैठ के लोगों को कह रहे होते हैं अपने आप को ठीक करो, आप में प्रॉब्लम है। हम ये नहीं देखते कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो हमें सब लोग जो हैं वो ठीक नज़र आएंगे। अगर हम दूसरों की बातें करते हैं लेकिन हमें वाकई पहले अपने आप में देखना चाहिए कि हम क्या हैं, तो अगर हम ठीक होंगे तो सारी दुनिया में ठीक नज़र आएगी। और उसी के साथ साथ जब भी किसी के ख़िलाफ़ कोई बुरा कमेंट या कोई बुरी बात करने लगते हैं, या किसी की सुनी सुनाई बात के बारे में अपनी राय डाल के उसको वायरल करते हैं देखिए शेफ़ नूर, आपको नहीं पता, आपकी शायद, अगर आप एक नॉर्मल शख्स हैं और आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, चले 600-700 लोग आपके फॉलोअर हैं, आप कोई बात लगाते हैं, आपके उन 600 और लोगों ने वो बात तो सुन ली, अब उन 600 में से किसी ने उसको फॉरवर्ड किया, वो इसी टो में वायरल हो गई। कहने को आपने अपने 600 फॉलोअर को ही एक बात सुनाई थी, लेकिन आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सुनाई जी। अब शायद आप कोई ऐसी बात कह दें जो जुगन के बारे में, हिरा मानी हो गई, सबा कमर हो गई, अपने नुमान इजाज हो गए, एहसन खान हो गए, फवाद हो गए, माहिरा हो गई, कोई भी बंदा हो गया मीडिया में काम करने वाला, नॉन मीडिया का बंदा भी हो गया। मुझे वो केस नहीं भूलता उस प्रोफेसर का जिन्होंने सुसाइड कर ली क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगाया गया हरासमेंट का, और बाद में ये बात क्लियर भी हो गई कि उन्होंने नहीं हरास किया था, और वो स्टूडेंट्स ने ही कुछ उनको एक तरह से सबक सिखाने के लिए कि कुछ इस टाइप की कोई कहानी हुई थी। मैंने भी वो बात क्लियर हो भी गई, लेकिन बंदा तो मर गया, और फिर वो देख लें कि और उसके खानदान क्यों मरा, जो वो बात लिख के गया वो ये लिख के गया कि भाई मेरी बीवी छोड़ गई, मैं पूरी दुनिया में जलील हो गया, मेरी सारी जिंदगी की बनी हुई इज्जत गर्क हो गई। अब अगर ये बात क्लियर हो भी जाती है तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा ना। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें किया वो उनका खून उसके ऊपर। बट वही बात है ना, क्या उनको ये एहसास भी है नहीं लोगों कि हर बंदा जिसने उस बंदे को वायरल किया और उसको गालियां निकाली और उसको बुरा भला किया, सिर्फ वो बंदा नहीं जिसने ये बात की, आपने और मैंने भी अगर उस बंदे की स्टोरी को आगे करके वायरल किया तो हमने हिस्सा डाला। तो बात यह है कि देखें, हमने इंसानों की जानें बचाने और इंसानों के लिए आसानी पैदा करने वाला बनना है शेफ नूर। बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी यही है, रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कुछ नहीं किया, यहूदियों को भी गले लगा लेते होते थे। हर किसी को देखें, बात ये कि वो खातून जो आप पे कूड़ा फेंकती थी, उनकी तबीयत पूछने के लिए आप चले गए, क्योंकि एक दिन उस खातून ने कूड़ा नहीं फेंका। कोई और इंसान होता तो वो तो खुश होता ना, बट वो एक रेगुलर इंसान था। लेकिन नबी की क्या बात है, हम अगर उनकी हम तो एक रेगुलर नॉर्मल से लोग हैं, हमारी हम क्या है, जो हमारे रोल मॉडल हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका अमल, उनके अमाल देखें, उनके नक्शे कदम पे चलना है जी। अगर हम उनकी उम्मत हैं तो हमें चलना है उनके नक्शे कदम। और बात ये कि व्यूअर्स देखें, मैंने सोशल मीडिया का आज एग्जांपल क्यों दिया, मैंने आपकी वीडियो देखी है सुबह, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं ना कि इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। व्यूअर्स, आपको गाइडेंस मुकम्मल दी गई है कुरान पाक में, A to Z। आपका जिंदगी का कोई ऐसा मामला है जिसकी समझ नहीं आती है, आप खोल के पढ़े तो कुरान पाक आपको हर मामले से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी जी। इवन अपने आप को सोशल मीडिया पे कैसे कंडक्ट करना है पढ़े तो समझे तो, ये इंपॉर्टेंट चीज है व्यूअर्स। जिनके उम्मती हैं उनकी तरह बनने की कोशिश करनी है। बिल्कुल, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, हम अपने नबी को मानते हैं, बट हम उनकी एक नहीं मानते।
हमने उनकी माननी है, बिल्कुल, क्योंकि वो ही बेहतर गाइड के तौर पे हमें इस दुनिया में भेजे गए एज द परफेक्ट एग्जाम्पल। ये कह के हमें कभी उनको भेजा गया कि ये दिस इज़ योर रोल मॉडल। तो इधर उधर देखना छोड़ दें व्यूअर्स, और अपनी ज़ात को ठीक करना शुरू करें। माँ बाप भी अगर औलाद की व्यूअर्स बेहतरीन तरबियत करना चाहते हैं ना, तो अपनी ज़ात को बेहतर इंसान बनाएं। आपको देख के आपके बच्चे वैसे ही अच्छे इंसान बन जाएंगे। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, किचन में मुलाकात होगी, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में, और किचन में कोई बात करने से पहले आपका वीकली रिमाइंडर, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आई नो कि आजकल काफ़ी जगहों पे मौसम ज़रा प्लेजेंट हुआ है, जैसे लाहौर में भी बहुत से लोग कह रहे हैं हाय मौसम बहुत बेहतर हो गया है, इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन हब्स फिर भी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हब्स में भी बहुत ज़्यादा, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, बहुत ज़्यादा नमकियात सिस्टम से आपकी निकल जाती हैं। और स्पेशली क्योंकि रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना है, बहुत से लोग अपने घर में डेली जो है न्याज का या लंगर का एहतमाम भी करते हैं। तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ ये सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पे पानी ख़ुद भी पिएँ, और जब आप इस तरह से न्याज वगैरह लोगों को दे रहे होते हैं तो 7 छोटी बोतलें पानी की भी अगर दे दें तो बड़ा ही एक पॉजिटिव अमल हो जाता है। जहाँ इतना खर्चा कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा पानी में भी। हाँ जी। आपके यहाँ रबीउल अव्वल में क्या मामलात होते हैं? मैं जी 10 रबीउल अव्वल से पहले ही जो है वो मैं न्याज बांट देती हूँ ना, कोरमा और बिरयानी और खीर, और जो है फिर मैं चले जाती हूँ पिंडी, बहुत बड़ा मिलाद होता है वहाँ पे, और वो मैं मिलाद ज़रूर अटेंड करती हूँ। 12 रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल और 13 रबीउल अव्वल का। हाँ जी, ईदगाह शरीफ में ना। वंडरफुल, हाँ जी, वंडरफुल। तो वही होता है ना कि व्यूअर्स, हर बंदे के अपने अपने मामलात होते हैं, हर बंदे के अपने ट्रेडिशनल फैमिली के भी तरीके होते हैं चीज़ों को लेके पढ़ने के। लेकिन मेरी सजेशन हमेशा यही होती है व्यूअर्स के जितना ज़्यादा पॉजिटिवली हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जब भी हमने कोई अच्छा काम करना है, घर में अगर दुआ रखिए तो ज़रूर कुछ एक्स्ट्रा, चाहे 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा बना लें, एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर हो जाता है न्याज का। अच्छा, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये इसमें डाल दूँ सारा ऐसे ये पानी समेत? हाँ जी, ये हम बना रहे हैं जी आज चिकन रूहानी कोरमा। ये रूहानी है जी? अच्छा जी, आपने हमारे ये मतलब माह मुबारक के मुनासबत से एक रूहानी कोरमा बनाने का। जी। और ये कोरमा रूहानी कैसे हो जाएगा? इसमें हम जो डालेंगे ये चारों मगज़ और काजू की पेस्ट, इसकी वजह से ना ये जो है वो चारों मगज़ भी डालेंगे इसमें। हाउ कम? जी, ये इसको हमने इसमें सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया, ये मेरा ख्याल अदरक तो नहीं कुछ। जी बताइए। तो इसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और काजू और जो है वो मेलन सीड्स, चारों मगज़, इसकी पेस्ट बना ली है, ये हम एंड में डालेंगे। इसी से इसका फ्लेवर आएगा और इसी से ये रूहानी कोरमा कहलाता है। अच्छा, तो आपने उससे पहले कुछ अनियंस फ्राई किए हुए हैं? जी, वो मैं एंड में डालूंगी। इसमें हमने सिर्फ दही और लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के हमने इसको मैरिनेट किया है। ठीक है? अच्छा, इसमें मसाले कोई नहीं डाले? नहीं, अभी डाल दें मसाले, साथ ही सारे मसाले डाल देने हमने। अच्छा, सारे मसाले डाल देने। ये हम बाद में डालेंगे, पानी में डाल के ना मेथी। अच्छा, मेथी को हम पानी में, अच्छा नहीं, बल्कि मैं मेथी को भी एक दफ़ा ना व्यूअर्स को साफ़ करना दिखाना चाहूँगी। लाइए ज़रा यहाँ पे व्यूअर्स, मेथी हमेशा आपने साफ़ करके डालनी है क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है और इसमें कीड़े भी होते हैं। सो आपने बड़ा ख़ास ख्याल करना है। वो इवन दो साफ़ लग रही होती है, वो अक्सर नहीं होती। सो आपने ना मेथी को जो साफ़ करने का बेहतरीन तरीका है, सबसे पहले तो आप एक दफ़ा उसको पानी में से गुजार लें, उसके बाद थोड़ी देर बेशक उसको सोक होने दें जी, और एक दफ़ा उसको अच्छे से देख के फिर उसमें से जो भी कोई कीड़े मकोड़े या कोई चीज़ आपको नज़र आए तो आप उसको रिमूव कर लें। ये भी व्यूअर्स एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ऑफ कुकिंग, क्योंकि कीड़े मकोड़े ये चुनी मुनी चीज़ें जो है ना वो बरसात में थोड़ी सी आ जाती हैं। बरसात है ना, बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में। और ऑल्सो आप अपने घर में आटा कैसे ठीक रखती हैं बरसात में? मैं तो आटा सिर्फ 5 kg मंगवाती हूँ और मैं छान के वो दूसरी कर लेते हैं, तो रखते हैं आप। जी बताइए। वो मैं उसमें ना क्या कहते हैं, जो होती है ना 2-3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा
ये मैं डाल देती हूँ चीनी में भी और इसमें भी, अच्छा, तो वो फिर कीड़े नहीं आते उसमें। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, क्योंकि होता ये है कि इस मौसम जी। में आज आपने आटा खोला जी। 4 दिन बाद आपके उसमें कीड़े घूम रहे कीड़े, होते हैं। हाँ जी। अब बंदा क्या इतना आटा तो नहीं लेके आ नहीं सकता ना बिल्कुल, एक मैं टाइम तो पे। 5 kg लेती हूँ, तो मैं तो फिर उसी में ना जौ का भी मिक्स करती हूँ, वो मेरा एक पूरा कंटेनर बन जाता है। फिर जब वो ख़त्म होता है मेरे कीड़े नहीं आते उसमें। हाँ, ये आप मसाले डालें पहले, फिर मैं रेसिपी बोलती हूँ। पहले मसाले डाल हाँ देते जी। हैं, ठीक है। ये क्या है? ये है जी ज़ीरा पाउडर और इसका चिकन पाउडर। अच्छा, ये नमक डाल दें ठीक है, 2 चम्मच, जी। ठीक है। और हल्दी डालें, हल्दी एंड काली मिर्च, 1 फुल हल्दी, बस बस बस। और ये हमने इसमें डाल दी काली मिर्च। जी। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, ये जी यही है, 2 चम्मच डालने भर के। एक और डाल दें, डाल दिया। ठीक है। ये ज़ीरा पाउडर है और चिकन पाउडर है। ये ज़ीरा पाउडर है और ये चिकन पाउडर है। जी। और अब आप अपना हमें बताएंगी तरीका। जी, ये जी। मैं भी एक दफ़ा थोड़ा हाँ सा जी, पक इसको जाए तो कर लें। डालूंगी। हाँ आप जी। अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ अब आ जी, जाएं। हम बना रहे हैं जी आज चिकन रूहानी कोरमा, जिसके लिए हमें चाहिए चिकन जो है वो कोरमा कट जो है वो हमें चाहिए 1.5 किलो। दही हमें चाहिए 2 कप, लहसुन अदरक की पेस्ट चाहिए 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, चिकन मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच या चिकन करी पाउडर, मतलब चिकन मसाला डाल लें या चिकन करी पाउडर, इन दोनों में से एक डालना है। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, टमाटो प्यूरी 4 अदद बड़े टमाटर ले लें, उसकी प्यूरी बना लें। ऑयल 1 कप और भीगे हुए काजू 20 से 15 अदद, भीगे हुए चारों मगज़ 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 6 अदद, सब्ज़ धनिया 1 कप, गर्म पानी 2 कप, गर्म मसाला 1 चाय का चम्मच, फ्राई प्याज 1 कप, कसूरी मेथी 2 खाने का चम्मच और धनिया के पत्ते गार्निशिंग के लिए हस्बे ज़रूरत। हमने जी किया है कि इसमें हमने डाल दिया है चिकन जो है हमने मैरिनेट किए दही और लहसुन अदरक की पेस्ट में, और उसके बाद जो है हमने इसमें ऑयल में डाल के हमने सारे मसाले डाल दिए। और उसी पहले ऑयल में हमने सबसे पहले प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको निकाल लिया है। और इसके साथ ही हम टमाटर भी डाल देंगे और ये खूब पकेगा। जब हाफ़ डन हो जाएगा, चिकन गल जाएगा, तो उसके बाद फिर हम अपना ये हमारी पेस्ट है धनिया, सब्ज़ मिर्च, काजू और चारों मगज़, ये मैंने इसको रात को भिगो के रख दिया था और अभी मैंने पेस्ट बनाई है और इसकी पेस्ट डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी ये प्याज को ग्राइंड करके और गर्म पानी जो है 2 कप डाल के इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। जितना आपने इसकी ग्रेवी थिक रखनी है वो ग्रेवी भी बन जाएगी और हमारा चिकन भी डन हो जाएगा। और इस स्टेज पे मेथी आपने डालनी है, राइट? मेथी कब डालनी है? वो एंड पे, बिल्कुल एंड पे जी। बट मेथी लाइक वी सेड अच्छी तरह वॉश जी करके जी और नीट करके। और उसके बाद जो है फिर हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे जी सब्ज़ धनिए से, और फिर इसके साथ मिंट रायता और फ्रेश सैलड सर्व कर देंगे। बिल्कुल सही। मुझे बताएं, आप लोगों ने आज़ादी की सेलिब्रेशंस कैसे की? फिर 14th को किया क्या आपने? 14th को तो हम वो जो रात को DHA में उन लोगों ने लाइटें लगाई हुई थी, वहाँ पे उन्होंने वो देखा नहीं, वो इतनी गाड़ियाँ थी। मेरी बेटी कहती है मैंने भी जाना है बाबा, दिखा के लाएं। तो हम गए तो वहाँ पे वो सारे काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे और सही उन लोगों ने हल्ला गुल्ला किया, बस उधर से मुँह पे भाई आ आप गए। ये देखिए, लिबर्टी हो गया, DHA हो गया, मतलब पूरे पाकिस्तान में हर शहर में हर वो जो कहते हैं ना नुक्कड़ कोने में हाँ जी, सेलिब्रेशन हो रही थी। बिल्कुल। और मेरा वही वाला पॉइंट होता है व्यूअर्स के, जब भी हम सेलिब्रेट भी करते हैं, जैसे कि बर्थडेज पे हम लोग हमेशा बर्थडे पे जाके ना, जैसे अब आपकी अगर सालगिरह है, आपकी बर्थडे पे केक भी काटा, लाड भी किया, बड़ी आपको एक वैल्यू इंपॉर्टेंस थी। फिर क्या हुआ? फिर बाकी के अगर 365 डेज हैं तो 364 डेज के लिए आप अगले को भूल गए। हाँ जी, ये प्रॉब्लम है। सालगिरह सेलिब्रेट करने का मतलब है कि यार इस दिन ये बंदा जिसको हम इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, इसकी सालगिरह थी, राइट? अब बाकी साल क्या उस बंदे की या उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। तो बाकी साल भी पाकिस्तान का ख्याल रखना और पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना। बहुत से लोगों ने वही, फिर मुझे बड़ी खुशी भी हुई देख के कि बहुत से लोगों ने झंडियाँ लगाई भी, फिर उनको टाइमली उतारा भी, अच्छे तरीके से उनको डिस्पोज ऑफ भी किया। हम भी जो झंडियाँ लेके आए थे घर पे लगाने के लिए, इस बार मैंने ज़रा सेंसिबल स्टेप उठाया,
वो जो प्लास्टिक की झंडियाँ नहीं होती अच्छा, हैं जो अच्छा, खराब नहीं होती हैं, हाँ जी, पानी जो भी भर घुल जाता सी है, नहीं हाँ जी। जाती, तो वो प्लास्टिक वाली झंडियाँ बाहर भी लगाई, अंदर भी लगाई, हमने फ्लैग भी लगाया और अच्छे से उनको बांध के लगाया। जब उतारने का टाइम आया अच्छे से उसको उतार लिया, ड्राई करके नीट करके रख दिया कि अब नेक्स्ट ईयर फिर हम इसको हाँ जी, यूज़ कर यूज़ सकते कर हैं। सकते हैं। तो रीयूजेबल मामला भी हो गया। बिल्कुल। बट मैं जेन्युइनली व्यूअर्स आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारी बात इस प्रोग्राम पे सुन के इस जी। चीज़ का ख्याल किया। बड़ी देखिए, बात होती है, हम हाँ लोग जी। हमेशा कह देते हैं कि ये भी आपने करना है वो भी करना है, लेकिन सच्ची बात है शेफ नूर, हर कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता। लोग अक्सर घूम के कहते हैं कि भाई तू अपनी फिक्र कर, हमारे सानू की बता रही है। सही कह रही है। लेकिन जब आप लोग सुनते हैं और आप इतनी इम्पोर्टेंस और वैल्यू देते हैं तो इंसान भी फिर बड़ा इम्पोर्टेंट फील करता है कि यार मेरी बात की एक सर्टेन वैल्यू और एक सर्टेन इम्पोर्टेंस थी। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन सब लोगों का जिन्होंने हमारी बात इस प्रोग्राम में इतने दिन हम कहते रहे हैं, उसको आपने सुना भी, उसको इम्पोर्टेंस भी दी कि और अमल भी किया इस पे। लेकिन गिला यहाँ पे ये ज़रूर करूँगी कि वो जो हॉर्न बजाने वाला मामला था ना, नहीं वो उन्होंने नहीं किया। हाँ शेफ जी, नूर देखें, हाँ। ये हंसने वाली बात नहीं है। नहीं देखें, नहीं, वो मतलब सारी बातें मानी और ये नहीं मानी। ये एक बात नहीं मानी हाँ और ये जी। मुझे बहुत ज़्यादा व्यूअर्स इस बात पे अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ। देखिए, मैं मानती हूँ सुबह के 6 बजे से उन बच्चों ने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए और रात के 2-2 बजे तक वो हॉर्न चल रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है व्यूअर्स, लोगों का घर में छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार होता है, किसी के घर फौतगी हुई हुई हाँ होती जी, है, सही कह रहे हैं। कहीं दुख के आयाम चल रहे होते हैं। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल प्लीज़ किया करें व्यूअर्स कि शोर भी एक पोल्यूशन की फॉर्म है बिल्कुल। और जब आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ करते हैं तो लोगों बहुत डिसरप्ट होते हैं। अच्छे खासे लोगों के जो सेटअप्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, आजकल स्कूलों की छुट्टियां हैं, मैं मानती हूँ, और बच्चों का ऑफ है, लेकिन अगर बच्चों का ऑफ है तो क्या बीमारियां भी छुट्टी लेके बैठी हुई हैं? मतलब अस्पतालों में जो लोग तकलीफ में पड़े हुए हैं वो तो पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो जब सारा सारा दिन वो पैं 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 सही सुनेंगे, कह रहे हैं। बहुत से ज़्यादा लोग डिस्टर्बेंस जान, बहुत से लोग मेंटल हेल्थ के शिकार होते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्बेंस ऐसे होते हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं या कोई न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं जिनको इतना नॉइज़ नहीं पसंद आता। आजकल क्यों ये चीज़ छोड़ दी है कि ऐसे तालियां नहीं बजानी, ऐसे ऐसे करना है, हाँ जी। कि उस शोर से भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना कि कोई तंग ना हो। तो जब पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है व्यूअर्स, तो हम पे क्यों नहीं ख्याल कर रहे? बिल्कुल, हमें भी ख्याल करना है। देखिए, हर बंदा अपने घर में महफूज फील होना महफूज फील करना चाहिए, और कोई भी इंसान महफूज नहीं फील करता अगर उसके घर के बाहर पैं 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 और सही कह फिर रही है। हॉर्ने हॉर्न ऊंचे ऊंचे बजाना। तो व्यूअर्स चले, हो गया, मुक गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम फिर लोग कहते हैं कि यार क्या करें, इसके तो मामू ने इसको ये ले दिया, ये तो चाचू ने खरीद दिया, अब्बा ले आया इनके, अब्बू ले आए थे इनके। तो हम क्या कहते, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? अगर बच्चा छत से छलांग मारने लगेगा तो हमने क्या छत को से छलांग मारने से उसे रोकना नहीं है? नहीं, रोक रहे हैं, बिल्कुल रोक रहे हैं। सो जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है व्यूअर्स। यहाँ पे ये बात ज़रूर शेफ नूर और मैंने आज कहनी थी कि थैंक यू सो मच, आपने हमारे फ्लैग का भी बहुत रिस्पेक्ट किया, फ्लैग झंडियाँ भी लगा के अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ की, बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सेलिब्रेट किया, लोगों ने न्याज़ें भी दी, दुआएं भी रखी अपने घरों में, सब कुछ किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये जो शोर वाली चीज़ थी, बस ये एक, इसको ख़त्म करना चाहिए। और देखिए जिन बच्चों ने और जिन लोगों ने वन व्हीलिंग वाले पंगे किए वो फिर पकड़े भी गए। हाँ। सो देखें, बेहतर है कि चीज़ को ख़राब होने से पहले ही काउंटर कर हाँ ले, जी। रादर देन बर्बादी का वेट करे। बच्चे अरेस्ट हों, जेल जाएं, उनके रिकॉर्ड पे ये चीज़ चली जाए, ये आपके लिए काबिल कबूल है? नहीं, खैर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बच्चों की बात हो रही है, तो आज शेफ नूर हम हमारे साथ एक ऐसी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे जानेंगे कि जो बच्चे खाना नहीं खाते, जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती, वो बच्चे जिनको आप जिनके माँ बाप को अक्सर ये कहा जाता है कि ना खिलाओ ना, एक दिन ना खिलाओ खाना, खुद ही खा लेगा। नहीं। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं खाते, वो खाते ही नहीं है, उनका वज़न कम होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो कैसे इन बच्चों को हैंडल किया जाए, कौन सी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स एक्सेप्टेबल है? क्योंकि जहाँ पे इंजेक्शन वाले टीके लोग वज़न कम करने के लिए लगा रहे हैं, वहाँ पे बच्चों को हर किस्म के नुस्खे दिए जा रहे हैं। कोई नुस्खा दिया जा रहा है हाइट बड़ा करने का, तो कोई नुस्खा दिया जा रहा है वेट गेन करने का। और अब ये असल और हेल्दी तरीके हैं। अब एक ड्रिंक होती है पाउडर, जो बच्चों, जो बुजुर्गों को पिलाई जाती है जब उनकी एनर्जी कब होता है, अब उसी की एक बच्चों की पीडियाट्रिक फॉर्म भी है। हाँ जी। बहुत से लोग अपने बच्चों को वो पिलाना शुरू हो गए। कहते हैं कि अगर वो पिला दिया तो सब कुछ खिला दिया। लेकिन बात यह है कि आप बच्चों को आप क्या लिक्विड खुराक पे ही रखेंगे?
जब तक सॉलिड खुराक नहीं जाएगी तो वो कैसे उनकी हड्डियां मजबूत एग्जैक्टली होंगी? तो और आप ऐसे बच्चों को जो हेल्दी नॉर्मल बच्चे हैं उनको लिक्विड पिला पिला के उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, ना वो कुछ चबा रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं, सिर्फ फ्रेंच फ्राइज और सफ़ेद चावलों पे बच्चे अगर रहेंगे तो क्या उनका क्या सेहत होगी? कोई सेहत नहीं होगी। तो हम ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद मेरी बहुत ही प्यारी सी, लाडली सी, वेरी वेरी वेल स्पोकन एंड वेल रिसर्च्ड कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन डॉक्टर वर्दा सिकंदर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्दा बेटा, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा वर्दा, आज बड़ों की बात नहीं करेंगे। देखो, इवन दो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बड़े और छोटे दोनों हैं, लेकिन मैं छोटों पे, बच्चों पे, पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन पे इसलिए बात करना चाहूँगी क्योंकि देखो वर्दा, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आप बड़ी दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे कह चुके हो कि जी पहले 1 से 5 साल या 1 से 7 साल में जिस्मानी जितनी बच्चे की और जहनी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। बिल्कुल, एज इन जो आदतें बननी होती हैं और जो हैबिट्स और सारा कुछ। एग्जैक्टली। अब 10 साल के बच्चे के बारे में माँ परेशान हो रही होती है कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है, ये तो कुछ पीता ही नहीं है, ना पानी पीता है ना कुछ खाता है, गंद इसको जितना मर्जी खिला लो। अच्छा, अगर खाना ना खिलाओ, भूखा भी रखो कि भाई खाना खा लेगा, तो फिर भी खाता नहीं है। ऐसा ही है। तो ये आदतें उन पहले 5 से 7 साल जिंदगी में पड़ गई होती हैं। बिल्कुल। तो आज मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि वो कौन सी गलत हरकतें हैं जो पहले 1 से 5 साल उम्र में हमने किए, मतलब माँ की कोख से लेके 5 साल तक किए, और फिर अब एक बच्चा हो गया है ऐसा, वो नहीं खाता, उसकी हाइट भी नहीं निकल रही, उसका वजन भी नहीं बढ़ रहा, माँ ने हर बार ट्राई कर लिया है कि भाई अब मैं इसको खाना, बिकॉज अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कुछ नहीं होता, इसको ना खिलाएं 2 दिन, फिर भूख वाली दवाइयाँ देते हैं, क्या वो देनी चाहिए? ये सब बातें मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ हम सिस्टम में डालते हैं अगर वो नुकसानदेह है, थोड़ा सा फ़ायदा दे के आगे नुकसान देगी, तो शुरू में तो फ़ायदा दे देगी, 20 साल बाद जब बच्चे के गुर्दे फेल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल। इसलिए आज इस टॉपिक पे बात करनी है। तो व्यूअर्स, आई नो हर बंदा जानना चाहता है मैं वेट कैसे कम करूँ, मैं वेट कैसे कम करूँ, कौन सी चीज़ें लूँ तो मेरी स्किन ग्लो करेगी, मेरे हाथ कैसे अच्छे लगेंगे, पाँव, आई गेट ऑल ऑफ दैट, लेकिन बेस फाउंडेशन हमारा बचपन होती है। एग्जैक्टली। उसी की बर्बादी हम फेर देते हैं बच्चों की। सो लेट्स स्टार्ट एट 0। अच्छा, आपने एक तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया। एग्जैक्टली। अच्छा, यूजुअली होता ही है कि हम हमेशा एक बात कहते हैं, न्यूट्रिशनली 100 फर्स्ट डेज बच्चे की लॉन्गटिविटी ऑफ लाइफ और बच्चे की सारी उम्र को 100 दिन जो बच्चे की ज़िंदगी के पहले होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उसकी न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव से। अच्छा, अब यूजुअली होता ये है कि उस टाइम पे यूजुअली माएँ या बच्चे निगलेक्ट कर रही होती हैं कि ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा। अभी अमूमन किसी से डिस्कस कर रही होती हैं तो वो माएँ भी यही कह रही होती हैं कि बच्चा जो है वो अभी जैसे जैसे ग्रो अप होता जाएगा, इसका स्टमक का साइज़ बढ़ता जाएगा और इसकी भूख बेहतर होती जाएगी। अब यूजुअली क्या होता है, माएँ क्या करती हैं कि क्विक क्या करती हैं कि कोई भी चीज़ जो बच्चे को पसंद है ना, फॉर एग्जांपल मैंने देखा है मेरे पास क्लिनिक में बच्चे की माया कि हमारा बच्चा एटलीस्ट दूध पीता है ना, तो हम फिर कोशिश करते हैं कि बच्चे को 4 साल तक फीडर ही दे ही रखें। अच्छा, फीडर और फिर फीडर में क्या करेंगे, हम यही बात कर रहे थे शेफ नूर और मैं कि वो देखिए एक पाउडर जैसा, नाम नहीं ले सकते ऑब्वियसली ब्रांड्स के, एक पाउडर होता है जो आप बुजुर्गों को मिक्स करके देते हैं या उन खवातीन को देते हैं जिन बेबी के बाद जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही होती, तो आपको पता है वो एक पाउडर होता है, वो मिक्स करके देते हैं ताकत के लिए। जी जी जी। उसी किस्म का पाउडर बच्चों का होता है, पीडिया समथिंग के नाम से। अच्छा, अब मैंने नोट करना शुरू कर दिया कि हर दूसरे घर में हर दूसरे बच्चे को ये चीज दूध में मिला के दिन में 3 टाइम दी जा रही है और बच्चे खा ही नहीं रहे, कुछ दांत ही नहीं इस्तेमाल कर रहे। सो ट्रू, ऐसा ही है। और वो एज अ मील रिप्लेसमेंट के तौर पे दे रहे होते हैं। देखिए, वो मील रिप्लेसमेंट नहीं, अगर आपका बच्चा न्यूट्रिशनली वीक है तो उस सूरत हाल में देना है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे की पैदाइश के बाद एक तो जब ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, उसके साथ जब 6 माह पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी है, तो
तो आपने बच्चे को दिन में 3-3 घंटे के इंटरवल से खाना देना है। 6 माह के बाद बच्चे को आप सॉफ्ट डाइट इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसमें भी हम कोशिश करते हैं कि नशोनुमा को आप ज़रूर एश्योर करें, नॉट कि आपने एक प्याले के अंदर पाउडर घोला है और चम्मच के साथ बच्चे को 2 साल तक वही देते रहना है। उस टाइम में देखिए मैंने एक ना अपनी एक मेरी ब्रांड है ऑर्गेनिक खाने की, मैंने ना उसमें बनाया वेलनेस बूस्टर। नाइस। मतलब काले चने जो है, मतलब चने पीस के और इस तरह की ना चीज़ें उसमें कंबाइन दालें, करके कुछ, प्रोटीन के हाँ, एतबार से वो मतलब बेसिकली दूध में मिक्स करके लिए देने के लिए कि भाई कम से कम केमिकल बेस्ड चीज़ से तो बचे। इतना लोगों का ऑर्डर आना शुरू हो गया उस पर, इतना उस वेलनेस बूस्टर पे ऑर्डर आना शुरू हो गया, मैं समझी कि वो खवातीन या ओल्डर जनरेशन यूज़ कर रही है अपने एनर्जी को, कहते जी हम बच्चों को मिक्स करके दे देते हैं दूध के अंदर। इट्स गुड। अगर आपका बच्चा जो है वो मैंने कहा भाई इसी को आप दही के अंदर थोड़ा सा फ्रूट कट करके मिक्स करके बच्चे को दे दें हनी डाल के, तो इसका बेनिफिट ज्यादा होगा। तो कहते हैं नहीं वो दूध पीते हैं तो दूध में, तो मैंने कहा दूध आप बच्चे को कितना देंगे? बच्चे को 1 लीटर बच्चा अगर दिन का दूध पी रहा है तो ये तो बहुत अनहेल्दी है बच्चे के लिए। एग्जैक्टली तो बच्चे को आपने खाना भी देना है। अब क्या होता है कि यूजुअली न्यूट्रिशनली बच्चों के अंदर जो खास तौर पे अगर 3 साल तक बच्चों की नशोनुमा ठीक ना हो तो एडल्टहुड में वो चीज़ें नशोनुमा की मैल न्यूट्रिशन भर के निकलेगी। किस तरह आपके बच्चे का मसल ग्रो नहीं होगा, बच्चा मैल नरिश, स्टंटेड, अपनी उम्र से छोटा, एजुकेशन में पीछे, कॉग्निशन बच्चे की बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी। और उसके बाद फिर माएँ जब न्यूट्रिशनल क्लिनिक्स पे लैंड करती हैं या किसी पेडियाट्रिशियन पास गई हैं, वो कह रही होती है डॉक्टर साहिबा आप प्लीज़ इसे समझाएं ये हर टाइम दुकान की चीज़ें या फिर जो है जंक फूड या फ्रोज़न फूड्स वही खाता है, अगर हम वो ना दें तो बच्चा कुछ नहीं खाता। तो एक चीज़, जब बच्चा पैदा होया था उसको नहीं पता था फ्रोज़न फूड्स क्या हैं, ये जंक फूड क्या है, ये जो यार मुझे याद है, देखो हमने ना, जो मैं एक बात हमेशा व्यूअर्स को कहती हूँ, व्यूअर्स अपने दिमाग को और डॉक्टरों की बातों को सुने। हम सुनते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। आपको याद है कि और या ये जो हमें एडवर्टाइजर कह रहा होता है, एक ज़माने में जब मैं छोटी थी, जब मैं अपनी माँ की गोदी में पैदा होके आई, तो मामा कहती हैं कि तुम सबको मैंने डब्बे के दूध पे इसलिए डाला क्योंकि उस वक्त एक मुहिम चली थी कि डब्बे का दूध जो है वो माँ के दूध से बेहतर होता है। यानी कि 40 इयर्स अगो ये एक कैंपेन थी कि डब्बे का दूध माँ के दूध से बेहतर होता है, माँ का दूध ना दें। जी जी तो माओ ने तो वही किया ना जो उनको सबसे बेहतर लगा। लेकिन माओ ने क्या किया, माओ ने सुना जो टीवी पे एडवर्टाइजर कह रहा था, डॉक्टरों की बात किसी ने नहीं सुनी। 4 उन्होंने डॉक्टरों को पैसे पकड़ाए और उनसे भी कहलवा दिया, बात वहां पे खत्म हो गई। फिर वक्त गुजरा, जब हमजा छोटे थे, तो अब ये 20 साल पुरानी बात है, तो जो खाने सॉलिड फूड्स होते थे उसमें ये कहा जाता था कि ये जो बोतलों में आते हैं ना मैश हुए हुए केले और वो प्यूरीज जो है, आप वो बच्चों को जरूर दें, वो बड़ी अच्छी हैं। ओ भाई घर पे केले को मैश करके देना बेहतर नहीं है जो केमिकल और प्रिजर्वेटिव वाली केला मैश करके आप एक बोतल के अंदर क्या रख सकते हैं 1 साल 2 साल? एमल्सिफायर्स के बगैर, एडिटिव्स के बगैर पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। अच्छा वो वाली 20 साल पहले मुहिम चली, वो भी व्यूअर्स गलत। हाँ प्यूरीज बहुत अच्छी हैं बच्चों के लिए, मैश हुए हुए फ्रूट, मैश हुई हुई चीज़ें, आपने थोड़ी सी एक कस्टर्ड टाइप बना लिया, किसी चीज़ की डिफरेंट चीज़ें मिक्स कर ली, लेकिन वो सब चीज़ें घर पे डेली फ्रेश बननी चाहिए। बात उन्होंने सही की, लेकिन उसमें पंगा ये कर दिया ये कह के कि जी ये आपके लिए एक इजी चीज़ है, आप क्यों इतना खप रहे हैं और इतना गंद मचा रहे हैं और बैक्टीरिया का एक्सपोजर बच्चों को हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो आप ये ले। अच्छा मेरी सारी सहेलियों ने जो अफोर्ड करती थी इम्पोर्टेड लेने शुरू कर लिए। अच्छा अब वो जो डिब्बा एक आता है, जो एक सीरियल का आता है, जो आप मिक्स करते हैं दूध में वेरियस फ्लेवर्स में, वो भी बड़े अच्छी चीज़ है, लेकिन वो फिर लोग सिर्फ वही देते चले जाते हैं। बच्चा 10 साल का हो गया और बच्चे को हर 1 साल के बाद, हर दिन के बाद बच्चा एज कर रहा है और उसकी न्यूट्रिशनल चेंजेस आपने करनी है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब एडल्ट नगेट्स और फ्राइज से बाहर बच्चे
निकल ही नहीं रहे। सो ट्रू, और एग्जैक्टली ऐसा ही है, nuggets, बिल्कुल। हमने तो बचपन में कभी खाई नहीं थे। फ्राइड चिकन होती थी जो घर में कभी कभार महीने में एक दफ़ा बन जाती थी ट्रीट के तौर पे। कभी किसी के घर भी चले जाओ तो किसी ने जैसे चिकन को बैटर लगा के क्राम वाली जो मुर्गी होती थी वो बना देते थे। अब जब से ये चीज़ें आपको आम फ्रोज़न मिलना शुरू हो गई, शामी कबाब यार, शामी कबाब कब हम लोग फ्रोजन लिया करते थे, और अब जो शामी कबाब आपको मिलते हैं वो निरा मैदा है और पता नहीं चिकन का कौन सा हिस्सा ग्राइंड हुआ हुआ डाला होता है। फ्रोजन चिकन और कौन सा चिकन उसको खाओ तो लगता है कि जैसे आप कोई दलिया खा रहे हो। शामी कबाब नहीं खाते आप। फ्रोजन फूड का सबसे बड़ा मसला आपको बताऊं, जो माएँ जो हैं वो बड़े आसानी से देती हैं। अच्छा, यूजुअली क्या होता है कि जब बच्चे आते हैं ना, कह रही होती हैं बच्चे का मैदा हीट अप है, बच्चा कुछ खा नहीं रहा। देखिए, बच्चे का मैदा हीट अप नहीं हो सकता। हमारा जो स्टमक है, गट है, उसको 80% अल्कलाइन रहना है, 20% एसिडिक रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्रोज़न फूड, बाहर के जंक्स, हमने फटाफट जिस 10 रुपए के पैकेट के पीछे लिखा मुकम्मल नशोनुमा, और हम समझते हैं कि ये मुकम्मल नशोनुमा है, वो हमने बच्चे को दे दें। क्या होता है कि वो बच्चे की गट की सारी लाइनिंग को ऑपोजिट कर रहा है, वो उसको 80% तक एसिडिक कर देता है, मिनिमम जो है वो अल्कलाइन कर देता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहे। एक और दूसरी चीज कॉन्स्टिपेशन। आजकल हर दूसरा बच्चा कब्ज की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन कब्ज को कोई बीमारी समझता ही नहीं है। बिल्कुल। साडा मुंडा तो यार 2 या 3 दिन बाद जानता है। भाई 2 या 3 दिन के बाद अगर आपका छोटा बेटा या बेटी वॉशरूम जा रहे हैं, बड़ा वॉशरूम करने के लिए, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। आपके अंदर जो फीसीज है या जिसको हम पॉटी कहते हैं या जो भी कहते हैं, वो फासिद मादे हैं और वो गैसेस प्रोड्यूस करके आपके सारे मैदे को बर्बाद कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं हो रहे। और जो चीज़ 3 दिन पड़ी हुई है वो सख्त कितनी होगी, और वो निकलते हुए कितना आपके बच्चे को डैमेज करती हुई निकलेगी। नॉट ओनली गट, मेंटली एंजाइटी बहुत और cause करता है। बच्चों को फिर जो हेमरोइड की प्रॉब्लम हो जाती है, फीजर्स की प्रॉब्लम हो जाती हैं, और कहते हैं बच्चे की ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। तो बात यह है कि व्यूअर्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज भी बीमारी है। बिल्कुल। इसीलिए बेबीज जब छोटे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है कब्ज की, तो डॉक्टर फॉरन पीडियाट्रिशियन कहता है इनको आप ग्लिसरीन वाली वो जो है वो सिपोजिटरी दे दें, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन की एक और बहुत बड़ी वजह मेंशन करूंगी। माएँ क्या करती हैं, एक लाल रंग का आयरन का सिरप समझती हैं ये बच्चे को जितना देंगे बच्चे की ग्रोथ होगी, इसका आयरन पूरा होगा। जितना ज़्यादा फोर्टिफाइड आयरन इस तरह के शरबतों की सूरत में दे रहे हैं, ये कॉन्स्टिपेशन का कॉज बनता है। सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां जिनमें आयरन सबसे ज़्यादा कहा जाता है, और अगर आप प्रोटीन्स के साथ उसे इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में फाइबर भी मौजूद है। तो वो जब बच्चे लेंगे आयरन उस सूरत में, तो बच्चों की मैक्सिमम डाइजेशन बेहतर होगी। तो इसलिए इस तरह बग़ैर फाइबर के बस बच्चे को आपने आयरन। और एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस देखी है क्लिनिकली, माएँ कहती है बच्चे नहीं खाते, हम फिर ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाते हैं। इधर मैं एक वाकया शेयर करूंगी, मेरी पेशेंट ने ही मुझे बताया परसों। कहती मेरा बच्चा नहीं खाता ना, तो अब खिलाना तो है, इसकी उम्र बढ़ी है, मैं माचिस की तीली जलाती हूँ, एक इसके मुंह के करीब करती हूँ, फिर एक नवाला अंदर डाला है, बच्चे ने चूक के बगैर निगल लिया। तो आप देखिए, अगर बच्चे को इतनी बड़ी ट्रॉमेटिक स्टेज पे सिर्फ खिला रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं व्यूअर्स, ये अब्यूज़ है। ये बच्चों के साथ अब्यूज़ है और ये गैर कानूनी है। मैं ऐसी माओं को भी जानती हूँ जो इस तरह करके अपने बच्चे के बाजू के पास उंगलियां रखते हैं और चूंडी काटते हैं एवरी टाइम बच्चा नहीं खाता। अब बात यह है कि व्यूअर्स, पैदा भी आपने किया, अब एक बच्चा पैदा हो गया है, हर बच्चे की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ होती है। हसन बिल्कुल फ़र्क है, नूर बिल्कुल फ़र्क है, हमज़ा बिल्कुल फ़र्क है, मेरे दोनों बोनस चिल्ड्रन दानिया कमाल बिल्कुल फ़र्क है। 5 बच्चे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, उनके खाने पीने की आदतें फ़र्क हैं, उनके मिजाज फ़र्क है, सब कुछ फ़र्क है, उनकी अपनी भी एक पर्सनैलिटी है। अब बात यह है कि आपने क्या करना है, बच्चे को ये कि जहन के साथ खाने को कनेक्ट करना है चूंडी के साथ। अब बच्चा जब उस एज पे पहुंचेगा जहाँ पे वो अपनी चीज़ को खुद कर सकता है और मतलब अपने माँ बाप के कंट्रोल से निकल आएगा, तो उसके साथ खाने के साथ कितना को ट्रॉमा कनेक्टेड होगा। थ्रेट, बच्चों को बुलीमिया, ये जो माएँ कहती हैं कि बच्चे चोकिंग करते हैं,
खाना खिलाया, बाद में साइड पे होके बच्चा वॉशरूम गया या साइड पे होके बुलीमिया। गले में बुलीमिया, उंगलियां मार चोक कर रहा है खाने को बार बार कि मैंने इसको अंदर नहीं भाई रखना। ऐसे बच्चे Threat भी from होते हैं food, जो yeah. खाते 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 अपने आप को इतना रुलाते हैं कि वो रोते रोते वॉमिट करना शुरू कर देते हैं। Exactly. मेरी एक दोस्त थी, वो अपने बेटे को इसी तरह ज़बरदस्ती, वो कहती थी बैठे रहोगे तुम, बैठे रहोगे। वो 4-4 घंटे बच्चा बैठा रहता था, टेबल पे आंख लग गई, और अगर उसको ज़बरदस्ती चम्मच से डाल डाल के मुंह में खाना खिला ही दिया तो जैसे ही खाना ख़त्म होता था और वो रोते 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 हिचकियाँ ले लेके वो वॉमिट कर देता था। तो बात ये है कि व्यूअर्स, खाने को अगर हम एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बनाएंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। अब ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह रही एक माँ होने के नाते कि आप लोग जो हैं या मैं जो हूँ वो हम कोई अपने बच्चों को टॉर्चर कर रहे होते हैं, या दूसरी उसके बरक्स के हम लोगों में कोई पेशेंस नहीं है। ज़ाहिर बच्चों को फितना कहा हुआ है, बिल्कुल, इसलिए कहा हुआ है हाँ। क्योंकि बच्चे आपको हर तरीके से टेस्ट करते हैं। बात यह है कि हमने, अगर माँ के पैरों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, तो बर्दाश्त और पेशेंस और ये सारी चीज़ें भी आपकी सेटअप का हिस्सा होना पड़ती है। एग्जैक्टली और इसलिए ये है कि आप बच्चों को छोटे होते से ही उनके दिल में फूड का इंटरेस्ट डेवलप करें। अब एक चीज़ जो हम न्यूट्रिशनली यूएसए आईटी गाइडलाइंस कहती हैं, एक्सप्लोर द फूड। बच्चे के सामने खाना रखें, वो मैस्ड होके खा रहा है, वो फूड को एंजॉय कर रहा है, वो समटाइम्स बाय फेस्ट राइस को एक्सप्लोर कर रहा है। हाँ, हाइजीन प्रैक्टिसेस का बहुत ख्याल रखें, बट डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ फूड, कलरफुल फूड्स, पीकी फूड्स। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि हम बच्चों को खुद खाना खिलाते हैं, खाना बच्चों के सामने रखते। ये बड़ा मुश्किल होता है, मेरे जैसे बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल था जब नूर की बारी और हसन की बारी मैंने किया, क्योंकि हमजा के साथ मैंने गलती की। 2 साल तक वो खुद खाना ही नहीं खाता था, डिपेंड बिकॉज मैं खुद अपने हाथ से खिलाती थी, मुझे तसल्ली नहीं होती थी। बच्चे को मैंने ओवर ईटिंग की आदत डाल दी, उसके वेट इश्यूज हो गए। अब बात यह है कि वी हैव टू बी केयरफुल। सो ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि व्यूअर्स बच्चों को अपनी रिलेशनशिप, अपना ताल्लुक़ खाने के साथ खुद बनाने दें। और बच्चे अक्सर पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा चीज़ को नहीं पसंद करते। आप उसको एक दफ़ा ट्राई कराएं, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा नहीं करता, 2-3 महीने बाद फिर ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन कंटिन्यूसली ट्राई करें और बच्चों को खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करने दें। और जिन बच्चों की रिलेशनशिप खाने से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, अपनी प्रैक्टिसेस को चेंज करें ताकि बच्चे, और अगर नहीं समझ आ रही, माहिर नफ्सियात के पास जाएं या फिर एक ट्रेन न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएं ताकि वो आपको बेहतर गाइड कर सके। आप हमारे व्यूअर्स को एंड में पैगाम क्या देंगी? एंड में मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि 100 डेज़ बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चे की नशोनुमा उसकी मेजर बिल्डिंग है, तो इसलिए नशोनुमा पे ज़रूर काम कीजिए और फूड और हेल्थ को एसोसिएट करके बच्चे को फूड एक्सप्लोर कराएं, ताकि आपका बच्चा, अगर हेल्थ इज़ वेल्थ, वी ऑलवेज से दैट, तो अगर बच्चा आपका जितना हेल्दी होगा वो उतना सक्सेसफुल होगा। थैंक यू। और वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, हम लोग हमेशा वेट लॉस की बात करते हैं, हमें उधर भी नज़र घुमानी चाहिए जहाँ पे वेट गेन नहीं हो रहा। और ये भी ज़रूर कहूँगी कि अगर आपके बच्चे का कंसिस्टेंटली वेट कम होता जा रहा है तो उसका ज़रूर मेडिकल चेकअप कराएं। कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कभी कभी टाइप 1 डायबिटीज़ भी होती है और हमें पता नहीं चल रहा होता। सो व्यूअर्स, अगर बच्चे का वज़न बहुत कम है, गिरता चला जा रहा है, तो चेकअप ज़रूर करें। और जो वज़न बढ़ाने वाले शरबत हम देते हैं अपने बच्चों को, डॉक्टर की रुजू के बग़ैर और डॉक्टर के नुस्खे के बग़ैर नहीं देना, लेकिन डॉक्टर वो नुस्खा आपके बच्चे के लिए ही दे। रक्षंदा के बेटे का नुस्खा आपके बच्चे को नहीं अप्लाई करता। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल करें। हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं। हज़ारों चीज़ें उनको ख़रीद के दे देते हैं, उससे 1000 गुना बेहतर जो ख़जाना आप उनको दे सकते हैं वो है सेहत का ख़जाना। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। आई नसीम कोए मोहम्मद, आई नसीम कोए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद
खिंचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई नसीमें काबा हमारा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा हमारा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्हफ ईमान रोए मोहम्मद मुस्हफ ईमान रोए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई नसीमें लेके मुरादे आएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेके मुरादे आएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे पहुँचेंगे जब हम कुए मोहम्मद पहुँचेंगे जब हम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई नसीमें हम सबका रुख है सूए काबा सूए मोहम्मद रूए काबा हम सबका रुख है सूए काबा सूए मोहम्मद रूए काबा काबे का काबा रूए मोहम्मद काबे का काबा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीनी भीनी खुशबू लहर की बेदम दिल की दुनिया महकी भीनी भीनी खुशबू लहर की बेदम दिल की दुनिया महकी खुल गए जब गे सूए मोहम्मद खुल गए जब गे सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई नसीमें कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई नसीमें सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आबिद रऊफ़ कादरी साहब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाले, नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे बड़ी दफ़ा हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं एंड ऑफ कोर्स हमारी अगर हम बात करें स्टेट लेवल पे भी तो हमें स्टेट लेवल पे भी वेरियस दफ़ा रिप्रेजेंट कर चुके हैं माशाल्लाह। सो बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई हमें ज्वाइन करने का।
दैन ऑफ कोर्स अगर हम बात करें आज हमारे साथ कौन सी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं, कौन से असातिज़ा हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे सीखते हैं। वैसे तो आबिद भाई इवन दो हैं तो छोटे मेरे से उम्र में, लेकिन मेरे असातिज़ा में से एक हैं, क्योंकि किसी से आप एक लफ्ज़ भी सीखें तो वो उस्ताद का दर्जा ही रखते हैं। तो हमारे जूनियर उस्ताद भी आज हमारे साथ हैं और दो सीनियर उस्ताद भी हमारे साथ हैं। हमारे दो बहुत ही प्यारे भाई डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब आपका मुस्कुराता चेहरा वैसे ही देख के हम सबका मूड अच्छा हो जाता है। एंड देन दो उस्तादों के उस्ताद हमारे साथ बैठे हुए हैं, दूसरे की तरफ भी अब हम मुतवज्जो होते हैं। हमारे बड़े प्यारे भाई, अनदर वंडरफुल पर्सनैलिटी विद अ वंडरफुल स्माइल एंड अ ब्यूटीफुल हार्ट, डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बात का आगाज़ ऑफ कोर्स रबीउल अव्वल का माह मुबारक आपको मुबारक हो। खैर वैसे तो आज 3 रबीउल अव्वल है, बट क्योंकि प्रोग्राम हमारा आज ऑन एयर गया, मैं यही हंस रही थी कि 13 अगस्त को हम ऑन एयर गए, 14 का ऐलान करके कि भाई 14 को इंशाल्लाह हम भी इंजॉय कर रहे होंगे, आप लोग भी प्रोग्राम कीजिएगा, और वापस ऑन एयर आए तो देखे किस माह मुबारक में हमने री एंट्री मारी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह ये माह मुबारक बल्कि ये पूरा साल ही बाकी का हमारे लिए बरकतों वाला रखे। तो अब सब बात का आगाज़ हम कहाँ से करें? रबीउल अव्वल, जब जहन में ये माह मुबारक का नाम भी आता है तो क्या आता है आपके जहन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम को ये रबीउल अव्वल मुबारक। देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो खुशियाँ नेमतें दी हैं वो दो तरह की हैं। एक मादी नेमतें हैं जो हमारे सामने हैं, हमारी सेहत है, ये सूरज चाँद सितारे और ये जहान, बिल्कुल ये भी बहुत बड़ी नेमत है। हम इस नेमत में सांस ले रहे हैं, लेकिन जो हकीकी नेमत है और हकीकी एहसान है वो एक रूहानी नेमत है जो अल्लाह ताला हिदायत के ज़रिए अपने अम्बिया कराम के ज़रिए हमें अता करता है। और अगर हम बात करें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वरूद मसूद की, आपकी आमद की, तो सबसे बड़ी नेमत जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में भी किया है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम, कि अल्लाह ताला ने मोमिनों पर ये एहसान किया है कि उनके अंदर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया है। तो ये जो नेमत है, ये जो एहसान है, ये मैं समझता हूँ कि ये यानी सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा फ़ज़ल अल्लाह ताला का। इस पर जितनी भी खुशी इख्तियार की जाए, जितनी भी मुसर्रत और जितना भी जश्न मनाया जाए वो कम है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ आलम इंसानियत की इस दुनिया से भी है और आखिरत से भी है। और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है, जैसे कि फरमाया को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो कोई भी यानी इस कायनात के अंदर कोई भी जिन्स ऐसी नहीं है, इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है, इसके अलावा भी दुनियाएं हैं, इसके अलावा भी मखलूक़ात हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेइज्जत है, आपकी जो आमद है, वो पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत है और बाइस एहसान। जी डॉक्टर साहब, जी इतनी खूबसूरती से आपने दरिया को कूज़े में बंद कर लिया, अब डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम तारीफ़ में बोलते हैं, कुछ ऐसी एक दो ही ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए कि जी चाहता है कि तारीफ़ में हमारा नंबर जो है वो A+ A* टॉप पे आए। सुभान अल्लाह। मैं अशार हैं चंद, वहाँ से शुरू करता हूँ। रुख जैसे आईने में मुसव्विर सजा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आवाज़ जैसे नगमे फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ, कांपे जलाले अर्श मिजाजे हलीम से, जन्नत को राह जाए कद मुस्तकीम से। सुभान अल्लाह। तो हमारे लिए सआदत है कि हम रबीउल अव्वल की मुबारक सातों में सांस ले रहे हैं। आलम इस्लाम के नामवर सकालाना प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह
जिनके नाम से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह लाइब्रेरी। तो वो जब भी बोलते थे, लिखते थे, उनके खतूत में जहाँ भी तज़किरा आता है वो रबीउल अव्वल नहीं लिखते थे, रबीउल नूर भी नहीं लिखते थे, रबीउल अनवार लिखते थे कि इसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार जो नूर हैं वो उम्मत को अता फ़रमाए हैं। देखें, जहाँ तक इस मुबारक महीने की फ़जीलत और अहमियत की बात है, उलमा ने लिखा है कि लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, जिब्रील नाजिल होते हैं, तो वो हज़ार महीनों से बेहतर है। तो जिस रात और जिस दिन जिब्रील अमीन के भी आका तशरीफ़ लाएँ, उस रात और उस दिन की फ़जीलत क्या होगी, उसका मुकाबला ही नहीं है। बेशक। तो ये अहम पहलू है। और फिर दुनिया में जिन जिन चीज़ों पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं या अल्लाह हमसे तकाज़ा करता है, उसमें एक नेमत है, एक रहमत है, एक उसका फ़ज़ल है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज नेमत नहीं करार दिया, जाने नेमत और कासे में नेमत करार दिया है। नेमतें तकसीम करने वाले हैं। माशाअल्लाह। अगर नेमत के मिलने पर इज़हार फ़रहत है, खुशी है, तो कासे में नेमत के अता होने पर हम क्यों ना खुशी मनाएं। बेशक। अच्छा, फिर रहमत के मिलने पर अगर इज़हार फ़रहत का हुक्म है हमें, तो फिर रहमतुल लिल आलमीन की अता होने पर हम क्यों खुशी ना मनाएं। 100%। और फिर अगर अल्लाह के फ़ज़ल मिलने पर खुशी है, मकान बनाते हैं, लिखते हैं हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, अगर फ़ज़ल के मिलने पर खुशी है तो अल्लाह ताला ने तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व बश्शिरिल मोमिनीन बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फ़ज़लन कबीरा, हुजूर को फ़ज़ल कबीर करार दिया है। तो फ़ज़ल कबीर पर तो ज़्यादा खुशी बनती है। इसलिए खुद अल्लाह ताला ने भी इसको सेलिब्रेट किया, बेटे अता फरमाए। और हज़ारों उलमा ने ये किताबें लिखीं और हम तक पहुँची कि इस मुबारक महीने की फ़जीलत में, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत में, आपकी विलादत की खुशी में, देखें ना, सिंपल सी बात है, अगर आप ना होते ये कायनात ही ना होती। ईमान हमें कहाँ से मिलता, कुरान हमें कहाँ से मिलता, बेशक। ईदें हमें कहाँ से मिलती, खुशियाँ हमें कहाँ से मिलती। तो इसलिए वजह फ़जीलत कायनात में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है जिसे अल्लाह ने करार दिया है। अब जिसको जो इज़्ज़त मिलनी है, जिसको जो रिफ़त मिलनी है, वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ और निस्बत से मिलनी है। और आपका ज़िक्र हम कर रहे हैं, हमारी सआदत है, हुजूर के ज़िक्र को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लामा ने इसीलिए लेकिन हुजूर का जिक्र करने का फिर मकसद क्या है? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं इसलिए ये बात करना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप वहीं जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, असल में हमारी यहाँ शायद एक ये सोच है या मेंटालिटी है कि कुछ आयात पढ़ लेना और इबादत में इजाफा कर देना ही जो है वो रबीउल अव्वल को मनाने का या सेलिब्रेट करने का सही तरीका है। लेकिन जो बात हम 14 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे थे, अगस्त के आगाज़ में भी जो मैंने आप लोगों से प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले ब्रेक में बात की कि व्यूअर्स, हम सेलिब्रेट तो करते हैं उस मौके को। अब जैसे कि रबीउल अव्वल है तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी सीरत को, आपके रहन, आपकी एक एक चीज़ को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी सर। जी उसमें अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो देन नहीं, मतलब जैसे कि अगर नबी पाक की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह पाक की ज़रूरत नहीं है कि हम उनको याद करें उनकी, तो हमारी फिर क्यों ज़रूरत? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, देखें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने वरफ़अना अला का ज़िक्र फरमा कर उनको हर किस्म के ज़िक्र से आला और बरतर करार दे दिया। बिल्कुल ठीक है। हमारी ज़रूरत है कि हम उनके नाम की माला जपें, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, आपके दिल में गुदाज पैदा होगा, इंसानियत की खिदमत करेंगे तो आप अल्लाह भी खुश होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होंगे। ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को आप और मैं तकलीफ़ पहुँचाएँ और फिर हम चाहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। किसी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाना ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, चे जाए कि वो मुसलमान और मोमिन हो और साहिब ईमान हो। तो इसलिए सीरत गुजारने का, सीरत से नूर हासिल करने का इस महीने का जो पहला सबक मैं इस टर्न में अर्ज़ करने लगा हूँ वो ये है कि हम अपने लफ्ज़ों को शिफा बनाएं। बेशक।
हमारी ज़ुबान से जो लफ्ज़ निकले लोगों के ज़ख्मी दिलों के लिए वो मरहम करार पाए, लोगों को तानो तशनी ना करें, लोगों की तजलील व तहकीर ना करें। क्या खूबसूरत बात आपने डॉक्टर साहब कही, क्योंकि प्रोग्राम का जब आगाज़, जब शुरुआत हो रही थी तो आप लोग तो ट्रैवल कर रहे थे और यहाँ पे रास्ते में थे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने क्या बात कही? मैंने यही कही कि जी सोशल मीडिया के ऊपर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाकर जब हम लोगों की तजलील कर रहे होते हैं, उनको इंसल्ट कर रहे होते हैं, उनको हर्ट कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि हम बड़ा किसी की सपोर्ट में, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो खड़े हो रहे हैं, बग़ैर चेक किए हुए, बग़ैर वेरिफिकेशन किए बगैर कि हम किसी के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं क्या वो सच्ची भी हैं या किसी की कोई एक घड़ी हुई कहानी है जिसको आपने भी पकड़ के और आगे तूल दे दी। तो मेरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे हमने अपनी ज़बान का ख्याल करना है, वहाँ पे अपनी टाइपिंग स्किल्स का भी और फॉरवर्ड करने की स्किल्स का भी ख्याल करना है, क्योंकि जहाँ पे दुनिया बदली है, टेक्नोलॉजी और दूसरी चीज़ें आई हैं, तो कुरान पाक तो हर ज़माने के लिए आया है। आगे कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे चली जाए, आप कुरान पाक से रुजू करें, आपको जवाब मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि थिंकिंग माइंड के साथ पढ़ना है, रट्टे के दिमाग से नहीं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम मज़ीद गाइडेंस लेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बना सकते हैं इस रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के फ़वाइद ज़्यादा से ज़्यादा गेन करके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लेके। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं। जी शेफ़ टूर, हमारा खाना बिल्कुल रेडी है और कोरमा, सैलड और मिंट रायता। बिल्कुल सही। इसका जो कोरमे का नाम है, जस्ट टू बी क्लियर व्यूअर्स, इट इज़ नूरानी कोरमा एंड द पॉइंट इज़ हमने सोचा हम उसका नाम नूरानी इसलिए रख देते हैं क्योंकि हमने रबीउल अव्वल में उसको बनाना है, बट जनरली बेसिकली इसमें मेवा जात काफ़ी डलते हैं, नट्स वगैरह डलते हैं और इसके अंदर और क्या क्या डलता है, वो जो वो सीड्स चारों मगज़, मेलन सीड और वाटरमेलन सीड, ये सारे सीड्स भी डलते हैं, तो उससे एक डिफरेंट लेवल की थिकनेस आ जाती है। ज़रा डिफरेंट किस्म का कोरमा है, स्पाइस लेवल इसका ज़रा कम होता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब बढ़ते हैं वापस अपने टीचर्स की तरफ, अपने असातिज़ा की तरफ। भाई माहे आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रबीउल अव्वल के महीने की अहमियत और फजीलत पे तो हम कंटिन्यूसली बात करेंगे ही रबीउल अव्वल तक, लेकिन अपने अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें ताकि लोग जब हमें देखें तो कहें कि हाँ ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, कि हमें जाके कहना ना पड़े कि हम कौन हैं, हम किसके उम्मती हैं, लोग हमें देख के ही पहचान लें, हमारे आमाल से पहचान लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर सईद ने कही, जो बड़ी या जो शुरू होती है बड़े बेसिक लेवल पे, वो है ज़बान, कि अपनी ज़बान से लोगों को महफूज रखें। जी डॉक्टर साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, आपकी आमद का मकसद वो आपकी तालीमात हैं, और वो तालीमात कुरान हकीम ने ये फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। और इंसानों को जितने भी यानी नमूनों की ज़रूरत होती है, मॉडल की ज़रूरत होती है, यानी एक आप कह लें कि एक नौजवान को, ख़वातीन को, ताजरों को और दुनिया में हर पेशे, हर तबक़े को, वो हमें रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हमें मिलते हैं। और ये वो रोल मॉडल है कि जिसके बारे में एक शायर ने कहा है कि वो खुल्क़ अज़ीम व उस्वा कामिल हुज़ूर का, आदाब ज़ीस्त सारे जहाँ को सिखा गया, उसके कदम से फूट पड़ा चश्मे बहार, वो दश्ते ज़िंदगी को गुलिस्तान बना गया। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सिर्फ़ हम आपकी उम्मत होने के हवाले से नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लिए आप रोल मॉडल हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, बल्कि जितने भी इंसान हैं, क्योंकि आपकी रहमत आम है और वो
आपके खा यानी कुफार मक्का आपके दुश्मन हो, तो उनके लिए भी आपकी रहमत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक है, आपका जो किरदार है, वो सब के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखता है। तो ख़ास तौर पर अगर हम अपने वतन अज़ीज़ की बात करें तो ये सबसे एक ऐसा पहलू है कि अखलाक़ी लिहाज से हम यानी दिन ब दिन जो है कमज़ोर होते जा रहे हैं, हम ज़वाल का शिकार होते जा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर और साहब, सर डॉक्टर साहब, हमें ज़्यादा टेंशन दूसरे की है। मुझे ज़्यादा टेंशन ये है कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो कितनी ज़कात दे रहे हैं, वो हज पे गए कि नहीं गए। मेरी टेंशन जुगन की ज़्यादा ये है कि डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल हम इसमें कब पड़े डॉक्टर साहब, मुझे ये नहीं समझ आती। देखिए, जब तक मैं छोटी थी लोगों को पता चलता था किसी के घर में कुछ हो रहा है, 2 लम्हे की बात होती थी, बात आगे बढ़ जाती थी कि भी मदद करनी है नहीं करनी। अब तो बैठ के बाकायदा घरों में कॉन्फ्रेंस की जाती है दूसरों की जिंदगी, दूसरों की बेटियां, दूसरों के बेटे, किसी का मियाँ किसी की बीवी, ड्रामे भी इसी पे ही बन रहे हैं। हमें क्या हो गया डॉक्टर साहब? इसमें मैं दो बातें अर्ज़ करूँगा। एक तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात, अपनी हस्ती को सामने रखा है। आपने एक बात फरमाई है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर, और फरमाया कि मेरी तरफ देखो कि मैं अपने घर वालों के लिए बेहतरीन। यानी रोल मॉडल आपने अपनी ज़ात को दिया। और इसके साथ साथ आपने ये भी फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपनी ज़ात के लिए करता है। तो यहाँ पर यानी अपनी ज़ात से इस्लाह का आगाज़ होता है, और अपनी फ़िक्र जो है वो पहले होती है, फिर अपने भाई की फ़िक्र, पूरी उम्मत की फ़िक्र। मकसद ये है कि अखलाक सबसे अव्वली इंसान की अपनी ज़ात से होता है। एग्जैक्टली तो डॉक्टर साहब, आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए अपनी ज़ात के एटलीस्ट शुरू के कौन से, देखें आज से ही अगर हम फैसला करते हैं, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ डॉक्टर साहब, आपको भी पता है और आप लोगों का भी यही ओपिनियन है कि भाई जिस चीज़ की इसके बारे में सोच भी रहे हैं, तौबा के बारे में अगर सोच रहे हैं तो फ़ौरन करो, इंतज़ार किस चीज़ का। तो आज से डॉक्टर साहब कुछ हमें टिप्स दे दें कि ये चीज़ें सीधी कर लें, बाकी तो हो ही जाएंगी। इसमें पहली बात तो ये है कि जो सेल्फ एनालिसिस है अपनी ज़ात का, खुद एहतसाबी, वो खुद एहतसाबी वो करे। बड़ा खूबसूरत शेर है किसी का, रोज़ थक जाता हूँ कर कर के मुरम्मत अपनी, रोज़ थक जाता हूँ कर कर के मुरम्मत अपनी, रोज़ एक नक्श नया मुझ में निकल आता है। क्या बात है। तो अगर बंदा अपने ऊपर फोकस करे, आप खुद ठीक होगा तो माहौल भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम अपनी जो नस्ल है इस वक्त, यंग यूथ हमारे पास सबसे ज़्यादा है, उनके सवालात को एड्रेस करें। हम नहीं कर पा रहे, हम उनको सिर्फ शटअप कॉल दे देते हैं। उनको स्नब करते हैं, शटअप कॉल देते हैं। वो जो नस्ल ऐसी नस्ल जो तैयार होगी ना, वो डिप्रेस्ड नस्ल होगी, और वो वही करेगी जो वो करना चाहती है, सिर्फ हमें पता नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसे, और चलेगा तो सोशल मीडिया पे चलेगा, और तब बहुत देर हो चुकी हो। तो इसलिए अच्छा, मैं इसकी 2-3 मिसालें दूं कि हज़रत माज ने हुजूर से सवाल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बख क्या खूबसूरत सवाल किया है, कितना अच्छा सवाल किया है, तहसीन फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा ने सवाल किया, हुजूर ने फरमाया मुझे पता था अबू हुरैरा तेरा इल्म का जो शौक़ है ना, मुझे मालूम था कि तेरे अलावा ये कोई और सवाल नहीं करेगा। तीसरे एक आराबी आया, उसने सवाल किया, हुजूर ने फरमाया बात तो तूने मुख्तसर की है लेकिन सवाल बड़ा अहम उठाया है। यानी सिर्फ सवाल को सुने नहीं, यूथ के सवालात की तहसीन करें, फिर उनके जवाबात दें। क्या बात है। अच्छा, तीसरा इसमें हमें जो करना है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नस्ल तैयार की, पहले ईमान था, फिर अखलाक था, फिर इल्म था, फिर जिम्मेदारी थी। अब ईमान और अखलाक ये 2 चीज़ें, इल्म पहले आ गया है, ईमान भी पस मंज़र में चला गया, अखलाक भी। यानी मक्की ज़िंदगी में जुल्म का हर नया तरीका ईजाद हुआ और आजमाया गया, लेकिन क्या किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से किसी की ज़ुबान से गाली निकली? आज अब हमारी हर बात गाली से शुरू होती है, गाली पर ख़त्म होती है।
तो ये मिलाद का जो महीना है उसका बड़ा सबक ये है कि अपने लफ्ज़ों को शिफा बनाएं, वो लफ्ज़ बोलें जिससे लोगों के दिलों को राहत हो। अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी दे, सेहत दे। क्या खूबसूरत पैगाम। मैं अब और कुछ नहीं कह सकती, सिर्फ अपने प्यारे भाई आबिद भाई से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आज की नशिस्त को क्लोज़ करें उसी खूबसूरती से जिससे उन्होंने शुरू किया था। फलक के नजारो ज़मीं की बहारो, फलक के नजारो ज़मीं की बहारो, तभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। उठो गम के मारो, चलो बेसहारो, सभी दे मनाओ हुजूर आ गए हैं। अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अरे कज खुलाओ, अरे बादशाह निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर